नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ व्हीट के बारे में, यानी कि गेहूं की खेती के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग जो है न केवल गेहूं की खेती के बारे में बल्कि इसके इतिहास के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यूं कहें कि इसका जो है अस्तित्व कहाँ से आया और सबसे पहले इसको कहाँ उगाया गया, किस तरीके से जो है लोगों को पता चला कि व्हीट भी जो है एक प्लांट है और इसका हमें कल्टीवेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो हंगर है उसको ख़त्म किया जा सके। तो इन सभी पहलुओं को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड इट्स हिस्ट्री के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड इट्स हिस्ट्री के बारे में। तो इससे पहले कि यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 के नाम से, तो वहाँ आप जो है सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो भी अभी तक अपलोडेड हैं अरुण कात्यायन की बुक से रिलेटेड टॉपिक से, ठीक है। तो उनको जाकर देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है यदि आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं। चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको एट अ ग्लांस दिखा देता हूँ कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरली व्हीट के बारे में कि क्या है इसमें जनरल नॉलेज आपके पास क्या होना चाहिए, जिससे कि जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीसीज ग्रोन इन इंडिया, कई स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी है। लिग्यूल क्या है, ऑरिकल क्या है, ठीक है, स्पाइकलेट्स क्या होती हैं, फिजियोलॉजी क्या है फ्लावर की, टेस्ट वेट क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है, हिस्ट्री क्या है व्हीट की, इवोल्यूशन कैसे हुआ इनका, व्हीट कंट्रोल कैसे करेंगे, ग्रेन स्टोर रेशियो क्या है, लेट्स एंड वराइटीज़ क्या क्या हैं, क्रिटिकल स्टेजेस क्या हैं, और इरीगेशन हमें किस प्रकार से करनी चाहिए व्हीट में अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इसके सभी के बारे में जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सबसे पहले स्लाइड पर चलते हैं, जहाँ पर हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे कि व्हीट के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका गेहूं है ये सबसे ज़्यादा जो है कल्टीवेट किया जाता है सीरियल्स में। क्यों? क्योंकि हर एक घर में गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, और व्हीट को आप बोलते हैं किंग ऑफ सीरियल्स। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ सीरियल्स। सभी अनाज का राजा कहा जाता है गेहूं को। आपसे पूछा जाए कि व्हीट किस तरह का प्लांट है, तो C3 प्लांट है। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में ये PGA जो कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं C3 प्लांट, ठीक है। ये पीजी का फुल फॉर्म क्या है, पीजी कंपाउंड क्या है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये मैं आपका फुल फॉर्म बताऊंगा आपको जब हम लोग इस स्लाइड को डिस्कस कर लेंगे कम्प्लीटली। तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसका कंपाउंड क्या है, ये बेसिकली पीजी है। तब तक आप जो है थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है ये, और हम इसको डिस्कस करते हैं तब तक। देखिए, बेसिकली अगर हम लोग बात कहें तो व्हीट का जो स्पीसीज़ हैं वो बहुत सारी हैं, ठीक है, वो बहुत सारी हैं, सेवरल स्पीसीज़ हैं इसकी। लेकिन हमें कुछ उन स्पीसीज़ के बारे में पढ़ना है जिनसे इनका इतिहास हमारे भारत में पाया गया, ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम परसेप्शन से और हमारे इंडिया के परसेप्शन से इम्पॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको जानना है वो स्पीसी है ट्रेटिकम मोनोकोकम, जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 14। नेक्स्ट जो आपका है वो ट्रेटिकम डाइकोकम है, जिसका क्रोमोसोम नंबर है आपका 2n = 28, ठीक है। जो थर्ड है आपका ये होगा 42। क्या होगा? 42। इसमें जो आपका स्पीसी है वो है ट्रेटिकम एस्टिवम वेलगे और मैचे, या स्पेल्टाई बोलेंगे आप इन्हें, ठीक है। और डाइकोकम को आप ड्यूरम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको बताना इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हेक्साप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये 3 टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने सुने होंगे। तो डिप्लॉइड क्या होता है? इसमें जो है किसी एक पेयर को लेके, किसी एक पेयर के ट्रेड को लेके, मतलब एक कोई कैरेक्टर का पेयर जो है हम लोग लेते हैं और उसको जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, फिर हम लोग एक नई स्पीसी बनाते हैं। जो आपका टेट्राप्लॉइड होता है इसमें 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर के, जैसे कि 2n = 4। तो 2 के पेयर होते हैं इसमें। तो जो डिप्लॉइड होता है उसमें 2 पेयर होंगे। यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हेक्सोप्लॉइड है, ये टेट्राप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग ही जो है इनके पेयर के कैरेक्टर के पेयर पता चलते हैं। जैसे डिप्लॉइड में 2 पेयर, इसमें 4 पेयर, टेट्रा मतलब 4, हेक्सा मतलब 6। तो मतलब इसमें 2 के 1 हो गया, 1 पेयर बना, इसमें 2 पेयर बनेंगे 2 के, ठीक है। और इसमें कितने बनेंगे? 3 पेयर 2 के। ये लीजिए, आप समझ गए आप हेक्सोप्लॉइड क्या है। एक कैरेक्टर्स को डिफाइन करा है कि कितने कैरेक्टर्स को जो है कंबाइन कर एक वैरायटी बनाई गई है या कोई स्पीसी डेवलप की गई है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपका गेहूं है ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसे आप ग्रामिनी फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है।
कैसा किस तरीके का प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है वीट, तो ये आपका लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट मतलब कि आपका जो है इसको दिन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, मतलब कि 12 घंटे जो है इसको 12 घंटे से ज़्यादा जब किसी को जो है दिन की आवश्यकता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जब 12 घंटे से कम जो है उसको सूर्य की रोशनी या लाइट की आवश्यकता कम हो तो उसे बोल देते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट। तो वीट कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट है, क्योंकि इसको रबी सीजन में जो है क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। रबी सीजन क्रॉप है, इस वजह से ये लॉन्ग डे प्लांट है। क्योंकि रबी सीजन क्रॉप है इसका मतलब कि रबी सीजन में आपने उगाया तो इसको जो लाइट मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जब तक ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ फेज में रहेगा तब तक क्या होगा, लाइट ज़्यादा होती है। रबी सीजन में क्या होता है, दिन थोड़ा सा जैसे जैसे मेच्योर होता जाएगा, जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा वैसे वैसे दिन लंबे होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो इसलिए लॉन्ग डे प्लांट कहलाएगा। ठीक है, कहाँ इसका ओरिजिन है, तो साउथ वेस्ट एशिया में जो है ओरिजिन है इसका। कहीं कभी बोल लिखा होता है कि टर्की में भी ओरिजिन है, बट हम लोग साउथ वेस्ट एशिया को बेसिकली मानेंगे और यही सही माना जाता है एग्जाम के बेसिस पे। और अगर पूछा जाए कि इंडिया में मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन के मामले में कौन सा स्टेट जो है फर्स्ट पर है, तो उत्तर प्रदेश है एरिया एंड प्रोडक्शन के मामले में। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, ये जनरल आपको पता चल गया कि वीट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट लेवल पर जो हम लोग बात करेंगे वो है स्पीसीज ग्रोन इन इंडिया। तो सबसे पहले स्पीसीज जो कि ग्रोन की जाती है इंडिया में उसके बारे में समझेंगे, जैसे कि एमर वीट। तो एमर वीट क्या है, बेसिकली जो इसका नाम है आपका वो आपने ट्रेटिकम डाइकोकम पढ़ा, जिसका आपने अभी देखा क्रोमोसोम नंबर 2n = 28 है। क्या है, 2n = 28। तो ये बेसिकली आपका साउथ स्टेट्स में ज़्यादा ग्रो किया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में। ठीक है, क्योंकि ये जो वीट की वैरायटी है, ये जो वीट की स्पीसी है, ये बहुत ही गुड मानी जाती है फॉर साउथ इंडियन डिशेज, मतलब उसके लिए काफ़ी सुटेबल मानी जाती है। जो भी साउथ इंडियन डिशेज होती हैं वो इससे काफ़ी अच्छी बनती है और उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। इस वीट को साउथ इंडिया में आप रावा के नाम से भी जानते हैं, गोधामलू के नाम से जानते हैं, सांबा भी कहते हैं किसी किसी सदर्न पार्ट में। ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं इनको, रावा बोलते हैं, गोधमलू बोलते हैं, सांबा बोलते हैं सदर्न स्टेट्स में। नेक्स्ट बात करें जो आपका है मार्कोनी वीट। कौन सी है नेक्स्ट आपकी, मार्कोनी वीट। मार्कोनी वीट से जो है आपको एक इसमें से जो है डिश याद आ रही होगी कि मैक्रोनी, समझ में आ रही है, मैक्रोनी खाए होंगे आप जरूर सभी लोग। तो वो ये मार्कोनी से ही मैक्रोनी बनी है, मतलब कि इसी स्पीसी से जो है मैक्रोनी बनाई गई है। इसका नाम क्या है, ट्रेटिकम ड्यूरम। तो जो आपने सेवइयाँ खाई होंगी, क्या खाई होंगी, सेवइयाँ, सूजी जो लिखा है ना, वर्मिसेली, स्पैगेटी, सेवइयाँ लिखा है ना, तो ये सब चीज़ें जो है किस वीट से बनती हैं, ट्रेटिकम ड्यूरम के स्पीसी से बनती हैं। और ये जो स्पीसी है ये काफ़ी पुरानी है और बेस्ट जो है वीट है फॉर ड्रॉट कंडीशन। स्वीट नहीं, वीट क्या है, ये वीट होगा, ये चीज़ होगा यहाँ पर। तो बेस्ट वीट होगा फॉर ड्रॉट कंडीशन, मतलब सूखे क्षेत्रों में भी आराम से ये क्या होता है, प्रोपोगेट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं आपकी मार्कोनी वीट की, जैसे कि मालविका है, जयराज है, मेघदूत है, ये सब आपको याद रखनी है। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीट है आपकी, ग्रोन की जाती है इंडिया में, वो अगर आप पूछा जाए कौन सी है तो आप बताएंगे मार्कोनी वीट है, ट्रेटिकम ड्यूरम है। स्टेट्स जैसे कि जहाँ ये उगाई जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, तो इन जगहों पर जो है मार्कोनी वीट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करें जो आपकी स्पीसी है वो है ब्रेड वीट, जिसको आप बोलते हैं ट्रिटिकम वल्गेयर। ठीक है, तो ये क्या होता है, टिपिकली टॉल वीट वैरायटी है और रेनफेड कंडीशन में इसको आप कल्टीवेट कर सकते हैं, जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स में। हालांकि ज़्यादातर इसको रशिया में कल्टीवेट किया जाता है और इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जैसे कि C306 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, बस जो है आपको जानना चाहिए क्योंकि आपके जो है बुक में मैंशनड है। तो K65, K68, 613, C13 और C306, C306 और C13 और K6568, ये आपको जो याद रखना है, जो कि टी वेलगेयर वैरायटी के अंदर जो है वैरायटी आएंगी। नेक्स्ट आपकी जो वैरायटी है वो है इंडियन ड्वार्फ वीट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिटिकम जो स्फेरोकोकम है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोहनजोदड़ो साइट में जो वीट पाया गया था वो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम ही था, इंडियन ड्वार्फ वीट ही था। इस वीट को आप क्लब वीट ही बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बेसिकली क्लब वीट के नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसको क्लब वीट भी कहते हैं। ये इंडियन ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब कि भारतीय जो है बौना वैरायटी है व्हीट की, और इसका जो है लिमिटेड एरियाज में ही कल्टीवेशन होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और वेरी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट हेड इसका होता है। तो चलिए आपने जो है क्या सीखा कि इंडियन डॉफ वैरायटी आपको जानना बहुत जरूरी है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम के बारे में।
आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पर कल्टीवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वीट के बारे में। तो इससे क्या होता है कि एक इंटरेस्टिंग सेशन बनता है और आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट आपका जो वैरायटी है वो है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। अभी हमने पढ़ा इंडियन ड्वार्फ वीट, अब हम पढ़ रहे हैं मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, जो कि कॉमनली पूरे इंडिया में ग्रो किया जाता है, जिसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम का नाम। जब आपसे कोई पूछता है कि वीट का जो है बोटानिकल नेम बताइए, तो आप ट्रिटिकम एस्टिवम तुरंत बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे व्यापक रूप में, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी स्पीशीज का जो है कल्टीवेशन होता है तो वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम का। इसलिए बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम वीट का तुरंत ट्रिटिकम एस्टिवम। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। वर्तमान में पूरे भारत में ट्रिटिकम एस्टिवम का ही कल्टीवेशन होता है और इसको कॉमन ब्रेड वीट भी हम लोग बोलते हैं। इसको इवॉल्व किया गया था डॉक्टर एनी बॉरलॉग के बारे में। डॉक्टर एनी बॉरलॉग किसके फादर कहलाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। और मैक्सिको से लाए थे, सीमेंट में लेके आए थे, ठीक है। तो इवॉल्व किया गया था डॉक्टर एनी बॉरलॉग के द्वारा। कहाँ पर? मैक्सिको में, सीमेंट में, ठीक है। सीमेंट का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मेज एंड वेट इंप्रूवमेंट सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर मैक्सिको में है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1943 में हुआ था, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है पूरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको वीट के बारे में जानना चाहिए और इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। ये स्लाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहली बात, तो पहला पॉइंट ये है कि जो चपाती मेकिंग क्वालिटी है ये डिपेंड करती है ग्लूटेन कंटेंट पर। किस पे डिपेंड करती है? ग्लूटेन कंटेंट पर व्हीट के। जितना ज़्यादा बढ़िया ग्लूटेन कंटेंट होगा उतना ही जो है माना जाता है कि जो आटे का जो क्वालिटी है, जो आटे को आप गूंथते हैं ना, तो जितना मुलायम होगा, ठीक है, जितना ब्राउनिश होगा, ठीक है, उतना बढ़िया आपको जो है, जितना बढ़िया आप उसको मारेंगे उतना बढ़िया मुलायम बढ़िया रोटी जो है उसकी मिलेंगी। तो ये किसके डिपेंड करता है? ग्लूटेन पर डिपेंड करता है। उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो डिपेंड करती है ग्लूटेन कंटेंट पर। ग्लूटेन बेसिकली क्या होता है? तो नाइट्रोजन का जो है कंपाउंड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूटेन, ठीक है। तो ग्लूटेन पर डिपेंड करेगी हमारी चपाती मेकिंग क्वालिटी। ये आपको क्लियर है? मोस्ट जो सुटेबल वैरायटी है ब्रेड की एंड एक्सप्रेशन ऑफ हाई लो वॉल्यूम एंड अट्रैक्टिव ब्राउन डिस्ट्रेस्ड सिल्की एंड स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रम्स इज दैट विच हैज स्ट्रॉन्गर ग्लूटेन। मतलब ये सारे जो फीचर्स हैं, जैसे कि मोस्ट सुटेबल वैरायटी फॉर ब्रेड, एक्सप्रेशन ऑफ हाई लो वॉल्यूम, अट्रैक्टिव ब्राउनिश डिस्ट्रेस्ड सिल्की एंड स्मॉलर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रम्स, ये जितने भी फीचर्स लिखे हैं ये सारे किस पर डिपेंड करेंगे? स्ट्रॉन्ग ग्लूटेन कंटेंट पर, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया कि ग्लूटेन का क्या रोल है व्हीट के अंदर। कुछ वैरायटीज जैसे कि HI977, NI5439, SW6579 और DWR39, इनके अंदर ग्लूटेन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। स्टेम ऑफ व्हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? MCQ में आपसे पूछ लिया जाता है, जिसको आप बोलते हैं कल्म। क्या बोलते हैं? कल्म, CULM। एक प्लांट में कितनी नोट्स होती हैं व्हीट के? तो 5 to 6 नोट्स होती हैं। पीएच होना चाहिए 5 to 7.5 व्हीट कल्टीवेशन के लिए, और रो टू रो जो स्पेसिंग होगी जो वो होगी 22.5 सेंटीमीटर, और जबकि प्लांट जो स्पेसिंग होगी वो होगी 8 से 10 सेंटीमीटर। मतलब एक से रो दूसरी रो के बीच में जो डिफरेंस होगी 22.5 सेंटीमीटर, और एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप की जो डिस्टेंस होगी वो 8 से 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है पॉइंट जो है क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछा करिए। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपका लिग्यूल है व्हीट के अंदर, जो आपको जानना जरूरी है। बेसिकली ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर साइड ऑफ लीफ में होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एंट्री ऑफ डस्ट एंड वाटर को इनहिबिट करना, ठीक है। उसका अगर जो एंट्री, अगर वाटर नहीं चाहिए लीफ को या प्लांट को, तो उसको ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है, उसको फिर जाने नहीं देता है। डस्ट जो उड़ती है बाहर उसको भी जो है प्लांट के अंदर क्या होता है? इंडक्ट नहीं होने देता है। तो ये सारे काम हैं लिग्यूल के। और ये रिंग हेयर फॉर्म का प्रोजेक्शन होता है इसका इनर साइड ऑफ लीफ में। मैं दिखाता हूँ आपको पिक, तो उसमें से आपको क्लियर होगा कि लिग्यूल क्या है। बेसिकली जो है आपने देखा हो यदि कभी जो है प्लांट, तो आपने देखा होगा व्हाइट कलर की एक सेट होती है जिसमें कि थोड़ा सा सफ़ेद कलर के बाल होते हैं, जहाँ से जो है टहनी निकली होती है, जहाँ से पत्ता बाहर निकला होता है, उसी भी जस्ट जोड़ पे जॉइंट पे ही आप देखेंगे तो रिंग ऑफ हेयर होती है इनर साइड ऑफ लीफ में, ठीक है, इनर साइड ऑफ लीफ में। तो उसी को आप बोलते हैं लिग्यूल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो है पिक, तो वहाँ से आपका क्लियर होगा ये पॉइंट। ऐसे नहीं क्लियर होगा, ये देखिए, इसको तो आप बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड बोलेंगे। ये आपकी शेथ होती है, ठीक है, ये शेथ होती है, फिर यहीं से ये लीफ ब्लेड निकलती है ऐसे, ठीक है। तो जो ये पोर्शन है आपका, ये वाइट वाला, ठीक है, जहाँ से ये मुड़ा है, इसको आप बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलेंगे? ऑरिकल।
और जो ये लिग्यूल है, ये जो आपका यहाँ एक वाइट वाइट वाला पोर्शन जो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा होता है और इसमें यहाँ जो है हेयर्स निकले होते हैं, थोड़े थोड़े रिंग ऑफ हेयर्स, तो इनको आप बोलते हैं लेग्यूल। तो आई होप अब आपको पॉइंट क्लियर है कि लेग्यूल कहाँ है और ऑरिकल कहाँ है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ऑरिकल को। ऑरिकल इज द लोअर एंड ऑफ लीफ ब्लेड, मैंने आपको बताया, ये देख रहे हैं ऑरिकल, ये आपका लेग्यूल है और ये ऑरिकल है। लीफ ब्लेड का जो लोअर एंड है इसको आप बोलेंगे ऑरिकल। तो आपको आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा कि ऑरिकल क्या है, लिग्यूल क्या है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइकलेट्स के बारे में। देखिए स्पाइकलेट्स क्या होती हैं, इसके अंदर कई सारे टर्म्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पाइकलेट्स क्या है, वरना आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आपसे वाइवा और प्रैक्टिकल में जो है पूछ लिया क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, तो आप पक्का है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि कौन से टर्म का क्या मतलब है। देखिए जो फ्लावरिंग पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग पोर्शन को ही हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो इसे आप बोलेंगे फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ अ प्लांट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। और इसी को हम लोग व्हीट में बोलते हैं ईयर और हेड भी बोलते हैं। बट अगर बात करें बोटेनिकली, हम जो फ्लावरिंग पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, या ईयर और हेड को क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं स्पाइक। क्या बोलते हैं? स्पाइक। अच्छा, जो सेंट्रल जिगजैग एक्सेस होता है व्हीट में, उसको आप बोलते हैं रैचेस। क्या बोलते हैं? रैचेस। और एक स्पाइकलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें कंबाइंड होती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर कंसिस्ट होती हैं, उसके बारे में समझिए। जैसे कि जो एक स्पाइकलेट है ये कंपोस्ट करता है अपने अंदर फ्लावर्स को और फ्लोरेट्स को। स्पाइकलेट के अंदर क्या होते हैं? फ्लावर्स और फ्लोरेट से मिलकर एक स्पाइकलेट बनता है। और स्पाइकलेट ही एक बेसिक यूनिट है ग्रास फ्लावर की। क्या है? ग्रास फ्लावर की बेसिक यूनिट को हम बोलते हैं स्पाइकलेट। एक स्पाइकलेट के अंदर कम से कम 2 से 9 फ्लोरेट्स होती हैं, याद रखने वाली बात है। और फ्लोरेट्स क्या कहलाते हैं? देखिए आपने फ्लोरेट्स तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन फ्लोरेट्स है क्या ये समझिए तो सही, अगर आपको नहीं पता है तो। फ्लोरेट्स बेसिकली स्मॉल फ्लावर मेकिंग फ्लावर हेड है, मतलब कि एक छोटा सा फ्लावर है जो कि आगे चलकर एक बड़ा सा फ्लावर हेड बनाने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए फ्लोरेट क्या है। अब आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावर के बारे में, मतलब कुछ और टर्म्स के बारे में फ्लावर के, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। देखिए लेमा क्या होता है, इसको आप बोलते हैं आउटर ब्रैक्ट। पैलिया आपका होता है इनर ब्रैक्ट। ठीक है, फ्लावर इज कम्पोज ऑफ लेमा एंड पैलिया। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि सीड है, गेहूँ है आपका। ठीक है, तो गेहूँ के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये जो कवरिंग है, जो आउटर ब्रैक्ट होगा इसको आप लेमा बोलेंगे, और जो इनर ब्रैक्ट होगा इसको आप बोलेंगे पैलिया। क्या बोलेंगे? पैलिया। तो जो आपका लेमा है, लेमा से ही क्या निकलती है आपकी? निकलती है ऑन। क्या निकलती है? ऑन। अब ऑन क्या है, लेमा क्या है, पैलिया क्या है, ये मैं आपको पिक से समझाऊंगा क्या होता है। बस आप यहाँ पर थ्योरेटिकल समझिए क्या मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इतना समझ गए आपकी लेमा से क्या निकलता है? ऑन निकलता है। और लेमा जो है आपका, लेमा जो है आपका इनर ब्रैक्ट होगा, ये आउटर ब्रैक्ट नहीं, ये थोड़ा सा वाइस वर्सा हो गया। लेमा आपका इनर ब्रैक्ट है, पैलिया आपका आउटर ब्रैक्ट है। ठीक है, ऑन इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लेमा। लेमा का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है क्या? ऑन। अगर पूछा जाए कि वीट कैसा प्लांट है, इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगैमी जो है इसमें देखी जाती है फ्लावर के अंदर, वीट के। क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या है? क्लिस्टोगैमी मतलब फ्लावर डज नॉट ब्लूम्स और ओपन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी इन नेचर। ठीक है, तो अब आपको क्लियर है चीज़ें, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेस्ट वेट की बात करें, ये राइस नहीं, ये वीट होगा। अच्छा, टेस्ट वेट जो है, मैंने आपको क्या बताया था राइस का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर राइस आ गया है तो आप मुझे टेस्ट वेट बताइए राइस का क्या है। और यहाँ पर हम लोग जो जानने वाले हैं वीट का टेस्ट वेट, वो होता है 40 ग्राम। नेक्स्ट बात करें अगर सेलिंग परसेंटेज की, तो सेलिंग परसेंटेज जो आपका गेहूं में होता है वो 60% होता है, 60% होता है। सेलिंग का मतलब होता है कि जो आपकी आउटर कवरिंग है, जो हार्ड आउटर कवरिंग है, ग्रेन मतलब जो बीज है आपका, जो अनाज है, उसके बाहर जो लेमा और पैलिया है उसको हटाना ही क्या बोलता है? सेलिंग बोलते हैं उसको हम लोग। तो जो आउटर कवरिंग को हटाते हैं जब हम ग्रेन से, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? सेलिंग बोलते हैं। और जो सेलिंग परसेंटेज है वो 60% होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करें वीट की, तो हार्वेस्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिंक अपॉन सोर्स, क्या? सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100। इस तरीके से भी आप इसको जो है फार्मूला बना सकते हैं। कहीं कहीं सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100 होता है, कहीं कहीं इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 होता है। विच वुड बी अराउंड 40 to 45%, जो कितना होगा?
40 से 45% आपकी जो है हार्वेस्ट इंडेक्स होती है। इकोनॉमिक यील्ड का मतलब होता है ग्रेन, बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब होता है ग्रेन प्लस फॉडर। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स क्लियर है क्या होता है। अब जो आपका है मेन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट वो है हिस्ट्री ऑफ व्हीट के बारे में। देखिए जो इतिहास है गेहूं का वो चालू हुआ नॉरिन, जो डॉर्फिंग जीन वैरायटी थी, स्पीसी थी, उससे रिलेटेड। तो जो नॉरिन वैरायटी थी आपकी, वो नॉरिन 10 जो कि इवॉल्व की गई थी, पहली ऐसी वैरायटी यूएसए में बाय एससी सैलामोन इन 1948। तो पहली जो डॉर्फिंग जीन वैरायटी थी वो थी नॉरिन 10, जो कहाँ ब्रॉड की गई, जो कहाँ बनाई गई, यूएसए में। बाय किसके द्वारा बनाई गई, तो एससी सैलामोन के द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर क्या हुआ कि इसमें जो आरएसटी एक वर्ड आप देखेंगे, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड हाइट, जो कि साइकोसेल कंपाउंड्स की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि जो ड्वार्फ विंटर वैरायटी है, इसी नॉरेंटन से जो है ड्वार्फ विंटर वैरायटी बनाई गई, जो कि इवॉल्व की गई डॉक्टर डॉक्टर ओ ए वोगेल के द्वारा। किसने इवॉल्व की ड्वार्फ विंटर वैरायटी को, डॉक्टर ओ ए वोगेल। ठीक है, फिर 1963 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 केजी, ठीक है, 100 किलो जो है मैक्सिकन वीट को जो है इंपोर्ट किया, जो कि सोनोरा 63, सोनारा 64 और लेमा रोजो 64 ये थी। और देन फर्दर इसके बाद सोनोरा 64, मायो 64 और एस 227 IARI द्वारा जो है डेवलप किए गए। फिर 1965 और 1966 में ये जो आपका जो ड्यूरेशन था, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का ड्यूरेशन था। फिर 1965 और 66 में क्या हुआ कि एक्सटेंसिव टेस्ट किया गया, व्यापक रूप से टेस्ट किया गया और ह्यूज क्वांटिटी में लेमा रोजो 64A जो कि सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटी है, और सोनोरा 64 जो कि आपकी डबल जीन डॉर्फ वैरायटी है, इनको इंपोर्ट किया गया फ्रॉम शिपमेंट। फिर 1965 में क्या होता है, दोनों वैरायटी को जनरल कल्टीवेशन के लिए भारत में उतार दिया जाता है मार्केट में, और हमारे भारत में आ जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जिसे आप बोलते हैं व्हीट रिवॉल्यूशन। इस तरीके से जो है रिवॉल्यूशन आया हमारे भारत में। नेक्स्ट बात करें कि वैरायटी फिर कैसे कैसे जो है इम्प्रूव करती गई। जैसे कि फिर कल्याण सोना आई, जो कि ससेप्टेबल थी, मतलब कि जो भी रस्ट थे, जितने प्रकार के भी रस्ट हैं आपके, येलो, ऑरेंज रस्ट, ब्लैक रस्ट, इन सभी के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी थी, मतलब इसमें रस्ट नहीं लगता था। सोनालिका जो कि करनाल बंट के लिए जो है क्या थी, रजिस्टिविटी इसकी अच्छी थी काफ़ी, इनको इसको इसमें जो है करनाल बंट वाले जो डिसीज़ थी वो नहीं लगती थी सोनालिका वैरायटी में। फिर इसके बाद सोर्स ऑफ ड्वार्फ जीन क्या है, तो वो नॉरिंटेन जापान है, टॉम थम जो कि तिब्बत की है, ओल्सन ड्वार्फ ये भी आपकी साउथ रोड एशिया की है। मतलब कि ये सारी जो है ड्वार्फ जीन है। और जो हम लोग जो देखा गया था, जिसे हम लोगों ने डेवलप किया धीरे धीरे जिस वैरायटी से अपनी इम्प्रूव वैरायटी को, वो थी नॉरिंटन ड्वार्फ जीन वैरायटी। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि नेशनल एवरेज यील्ड जो है हमारे वीट की क्या थी उस समय, तो वो थी 22 क्विंटल पर हेक्टेयर, और इस समय लगभग जो है 3.5 क्विंटल जो है आपकी 35 कहेंगे आपकी, इस समय ये 22 क्विंटल उस समय थी, इस समय जो है 35 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है आपकी नेशनल एवरेज यील्ड है गेहूं की। सिंगल जो जीन के डॉर्फ वैरायटी हैं वो हैं सोनालिका, यूपी 262, WL 711 और गिरिजा। तो आई होप आपको याद रहेंगे ये। इसमें ये वैरायटीज़ आप एक दो याद कर लीजिए, वही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटी में सोनालिका और गिरिजा को याद कर लीजिए। अब ये इस तरीके से तो आप याद नहीं कर पाएंगे, जो नाम होते हैं यही बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो नाम ही याद रखिए आप, कॉमन जो है देखा जाए तो सोनालिका और गिरिजा हो गई आपकी सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटी। नेक्स्ट बात करें तो डबल जीन जो डॉर्फ वैरायटी है वो आपकी कल्याण सोना हो गई, अर्जुन हो गई, जनक हो गई, प्रताप हो गई। बाकी इनको भी आप याद रख सकते हैं, यूपी 215 HD 2204 को भी। देन जो नेक्स्ट आपकी वैरायटी है, जो स्पीसी है, वो है ट्रिपल जीन डॉर्फ वैरायटी। मतलब इसमें ट्रिपल जीन और फिर डॉर्फ वैरायटी है। तो इसमें हीरा है, मोती है, संगम है, ज्योति है। ठीक है, ये सब ट्रिपल जीन डॉर्फ वैरायटी है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वीड कंट्रोल ऑफ व्हीट के बारे में। मतलब खरपतवार को आप कैसे जो है नियंत्रण में रखेंगे, कैसे जो है अपने पौधे को बचाएंगे कि वहाँ पर खरपतवार ना आने पाए, और प्लांट के लिए कंपटीशन ना क्रिएट हो, जिससे कि आपकी ईल्ड में कमी ना हो किसी प्रकार की पैदावार में। ठीक है, तो उसके लिए जो है कुछ यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स लिखे हुए हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइब्यूनिल,
डोसानेक्स आइसोप्रोटेरॉन, ये जो है पंजाब और हरियाणा में आइसोप्रोटेरॉन को काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किया गया फेलरिस माइनर के लिए। और वाइल्ड ओट में जो है, जो कि एवेना फतवा है, इसमें जो एप्लीकेशन करते हैं लगभग हम लोग जो है इन सभी केमिकल कंपाउंड्स का 32 से 35 DAS, मतलब डेज आफ्टर सोविंग, मतलब 32 से 35 दिन बाद बुआई के हम लोग इन वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीडीसाइड्स मतलब खरपतवार की जो दवाई है उनको बोलते हैं हम लोग वीडीसाइड्स, ठीक है। फिर जो है जब देखा गया कि आइसोप्रोटॉन के प्रति जो है ये प्लांट जो है इनकी हैबिचुअल हो गए हैं और खरपतवार जो है नष्ट नहीं हो रहे हैं इस कंपाउंड का यूज़ करने के बाद, देन फर्दर सल्फ्यूरॉन कंपाउंड को डेवलप किया गया और ये जो है इफेक्टिव हुआ आज की डेट में फेलरिस माइनर को कंट्रोल करने में। कुछ रस्ट हैं जैसे कि स्ट्रिप रस्ट के बाद लीफ रस्ट लगता है, फिर सबसे किलर डिसीज जिसे माना जाता है वो है ब्लैक रस्ट। तो ये जो है रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सीरीज़ है, इसी तरीके से रस्ट जो है बढ़ता जाता है आगे इसकी लाइफ साइकिल। और इसका जो रेमेडी है वो है डाईथेन का जो है एप्लीकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोग बात करें कि ग्रेन और स्ट्रॉ का रेशियो क्या होता है वीट के प्लांट में। तो जो मैक्सिकन वीट है उसमें 1:1.5 होता है, मतलब अगर 1 ग्रेन मिल रहा है तो 1.5 गुना आपको जो है उसमें 1 किलो मिल रहा है आपको गेहूँ तो 1.5 किलो आपको मिलेगा स्ट्रॉ। लेकिन अब जो न्यू प्लांट टाइप्स हैं उसमें मिलता है 1:1 का अनुपात, मतलब 1 किलो अगर गेहूँ है तो 1 किलो भूसा मिलेगा। लेट सोन वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं देख लीजिए। सोनोरा 64 है, सरबती सोनोरा है, सोनालिका RR21 है, सफ़ेद लर्म है, UP 301 है, NP 830 है। बात करें क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन की तो इसमें जो है ये इरिगेशन की जो स्टेजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इन्हीं स्टेजेस में आपको जो है पानी देना पड़ता है वीट में। तो जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, अब ये क्राउन रूट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वीट सीड है जिसको आपने लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर जो है सॉइल के नीचे क्या कर दिया है, उसको सो कर दिया है 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वीट है आपका, क्या है, ये वीट सीड है। तो वीट सीड में 2 रूट्स होती हैं, एक होती है सेमाइनल रूट्स, जिसे 2 रूट बोलते हैं आप, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो नीचे की तरफ जो जाती है इसे आप बोलते हैं सेमाइनल रूट्स, इसी को बोलते हैं प्राइमरी रूट्स, ठीक है। जो कि कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है और ज़मीन में मिल जाती है, बचता सिर्फ सीड है फिर। और सीड के ऊपर जो रूट निकलती है इसे आप बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और इसी के ये जो निकल रही है रूट ना, इसी को आप बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या बोलते हैं, क्राउन रूट बोलते हैं आप इसको, जो गेहूं के ऊपर की तरफ निकलती है। पूछा जाता है कि जो क्राउन रूट होती है वो बाहर होती है सॉइल के या इनसाइड द सॉइल होती है। तो इनसाइड द सॉइल होती है बट अबव द सीड होती है, इस तरीके से आप बताएंगे। कितनी जो है सॉइल के नीचे होती है कितनी, तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का, 3 से 4 सेंटीमीटर डीप आपकी CRI को जो है स्टेज पाई जाती है, क्राउन रूट पाया जाता है, ठीक है। ये क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कब स्टार्ट होती है, 21 दिन बाद आफ्टर सोइंग। कितने दिन बाद, 21 दिन बाद आफ्टर सोविंग, बोने के 21 दिन बाद CRI स्टेज आपकी आ जाती है। फ्लावरिंग स्टेज आपकी 90 दिन बाद आती है बोने के, फिर आती है लेट टिलरिंग स्टेज, फिर मिल्क स्टेज, फिर डो स्टेज, ठीक है। इस तरीके से जो है क्रिटिकल जो है आपको स्टेजेस याद रखनी है इरिगेशन की। मतलब एक बार आपको देना है पानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में 21 दिन बाद बोने के, फिर देना है फ्लावरिंग स्टेज पर जो कि 90 दिन बाद होगा, फिर टिलरिंग स्टेज जब उसमें से टिलर्स अच्छे खासे निकल आए, मतलब ब्रांचेस काफ़ी निकल आए बढ़िया, ठीक है। फिर मिल्क स्टेज, मतलब थोड़ा उसमें से दाने मिल्किंग होने लगे, ठीक है, दाने बनने लगे। फिर डफ स्टेज एट लास्ट आपको दे देना है, ठीक है। इतनी स्टेजेस आपको याद रखनी है, 5 स्टेज हैं जिसमें आपको पानी देना है। अब देखिए जैसे कि आपके पास पानी ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो नहीं है, तो आपको किस तरीके से पानी देना है। मान लीजिए आपके पास पानी सभी स्टेजेस में देने के लिए नहीं है, तो आप किस तरीके से इरिगेशन करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास जो है एक ही बार आप सिंचाई करने का आपके पास साधन है, पानी आपके पास सिर्फ एक बार इरिगेशन के लिए है, तो आपको पानी किस समय देना पड़ेगा, एट CRI स्टेज। मान लीजिए आपके पास 2 बार सिंचाई करने का पानी है, तो आप CRI स्टेज और बूट स्टेज में पानी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इफ 3 इरिगेशन है, अगर आप 3 सिंचाई दे सकते हैं, 3 बार पानी दे सकते हैं, तो एक CRI स्टेज में देंगे, एक बूट स्टेज में देंगे और एक मिल्क स्टेज में देंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास 4 इरिगेशन देने का पानी है, ठीक है, अगर आप 4 बार सिंचाई कर सकते हैं तो एक बार आप CRI स्टेज में देंगे, एक टेलरिंग स्टेज में देंगे
और एक आप लेट ज्वाइंट्स में देंगे और एक स्टेज आपकी जो कि लास्ट होगी फ्लावरिंग स्टेज में, ठीक है। तो इस प्रकार आप पानी को जो है सप्लाई करेंगे वीट में। तो आई होप आपको क्लियर है इरिगेशन की स्टेजेस, क्रिटिकल स्टेजेस। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ रैचेस क्या होता है। मैं आपको बताया था कि रैचेस आप नहीं समझ पाएंगे वहाँ पर। यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं जिगजैग लाइन, ये जो टेढ़ी टेढ़ी लाइन जा रही है और इसी में जो है ये दाने निकले हुए हैं गेहूँ के, ठीक है। इन्हीं को आप बोलते हैं क्या, स्पाइकलेट्स। और ये जो डंडी जा रही है ना, ये जिगजैग एक्सिस, इसी को आप बोलते हैं रैचेस। क्या बोलते हैं, रैचेस बोलते हैं। और ये जो निकले हुए हैं ना, ये चीज़, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके ऑन है। क्या है, AWN, ऑन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है अब कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। देखिए, जब तक पार्ट आपको नहीं पता चलेगा ना, थ्योरी आपको बता डालेंगे, रामकथा सारी बता डालेंगे, आप पता नहीं चलेगा रैचिस क्या है, ऑन क्या है, लिग्यूल क्या है, ऑरिकल क्या है। तो आखिर बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारा जो है सेशन समझ में आया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और हम लोग चैप्टर 8 के इस टॉपिक पर आए थे, जो कि आपका था वीट कल्टीवेशन, और इससे पहले हम लोगों ने राइस कल्टीवेशन डिस्कस किया था। तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, एक बार विजिट करिए उसको और देखिए क्या क्या वीडियोज़ वहाँ पर अपलोडेड हैं। सभी टॉपिक्स वहाँ पर अपलोडेड हैं अप टू चैप्टर 7, और ये चैप्टर 8 आपका चल रहा है कंटिन्यू। तो सेशन को देखिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा एग्रीकल्चर साइंसेस, सेम लोगो मिलेगा जो आपको यहाँ पर चैनल का लोगो मिल रहा है। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको जो न्यू वीडियोज़ हैं और जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है वो आपको वहाँ पर डिलीवर होते रहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियोज़। और आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये है मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, ये है इंस्टाग्राम यूज़र नेम आलोक द्विवेदी _ द्विवेदी 52। टेलीग्राम का लिंक ये है, आप इसको जो है सर्च करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।